IVM। नमस्कार, स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। आप चाहे कहीं भी रहते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मेरा फेवरेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है। बस सस्ती है, पर्यावरण के लिए अच्छी है और बहुत आरामदायक भी है, खासकर अगर वो स्लीपर बस हो। मेरे हिसाब से ज्यादा लोगों को बस का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है कि आप अपने बस ट्रैवल के दौरान एक या दो दोस्त भी बना लें। सस्ते ट्रैवल ऑप्शन के तौर पर बस इंटरसिटी ट्रैवलिंग के लिए एक वरदान रही है और आज टेक्नोलॉजी ने बस सर्विस के एक्सेस को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। टिकट्स की खरीदारी को तेज बनाने वाली वेबसाइट और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ कंफर्टेबल और अफोर्डेबल इंटरसिटी ट्रैवल धीरे धीरे सभी के लिए सुलभ होती जा रही है, खासकर नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए। द नेक्स्ट हाफ बिलियन और द NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट यूजर्स की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 सालों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से है। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक है और ब्लू कॉलर श्रमिक, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी है। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूँ निवेदिता। मैं एक एक्स इंजीनियर टर्न कॉमेडियन और राइटर हूँ। और मैं हूँ उत्सव और मैं एक एक्स इंजीनियर, मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूँ। आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे इंटरसिटी ट्रैवल को आसान बना रही है। तुम और मैं दोनों माइग्रेंट्स हैं। तुम कई देशों और भारत के अलग अलग शहरों में रही हो और मैंने भी एजुकेशन और नौकरी के लिए देश भर में ट्रैवल किया है। पर क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि भारत में माइग्रेट करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? लगभग 2 से 3 करोड़। तुम कम से कम 5 के फैक्टर से दूर हो। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2016-2017 के मुताबिक भारत में 100 मिलियन से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं। ये तो भारत की आबादी का लगभग 10% है। ये नंबर तो काफी बड़ा है। तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, महिलाओं के माइग्रेट होने की नंबर 1 वजह क्या है? मैं श्योर तो नहीं, पर मुझे लगता है कि काम के लिए। शादी के बाद महिला के पुरुष के घर में मूव होने की कल्चर प्रैक्टिस की वजह से महिलाएं परमानेंटली माइग्रेट करती हैं और नई जड़ें जमाती हैं। हाँ, ये तो मुझे पता है। मेरी 2 बहनें शादी के बाद परमानेंटली मूव हो गई है। तो ओह, फिर तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। भारत में माइग्रेशन जटिल है। करोड़ों लोग काम के लिए सीजनली माइग्रेट करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन और ईंट बनाने से लेकर रूरल हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस जैसे चैलेंजिंग काम करते हैं। फिर होता है सर्कुलर माइग्रेशन। इसकी अवधि 1 दिन या 1 हफ्ते जितनी छोटी हो सकती है। ऐसे में उन्हें कम्यूटर्स के तौर पर रेफर किया जाता है, जिनकी संख्या लाखों में होती है, जो अक्सर ट्रेन्स और बसेस से पास के शहरों में ट्रैवल करते हैं। और ऐसे अन्य कारण भी है जिनके बारे में हमने बात की: शादी, एजुकेशन, जॉब ट्रांसफर्स, बिजनेस, फेस्टिवल्स और इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट्स। इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें ये बुरी खबर सुनाना नहीं चाहता था, पर भारत पहले से ही क्लाइमेट माइग्रेशन का सामना कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2020 में क्लाइमेट चेंज की धीमी शुरुआत के कारण लगभग 1.4 करोड़ भारतीयों ने माइग्रेट किया। बढ़ते सी लेवल्स और फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स की वजह से भारत के कोस्टल रीजन्स में लोगों के लिए निरंतर आय कमाना और अच्छी जिंदगी जीना चैलेंजिंग हो गया है। इसलिए वहां माइग्रेशन का प्रमाण भी बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि क्लाइमेट माइग्रेशन या माइग्रेशन में आने वाले समय में कोई भी रिवर्सल होगा। इसका मतलब हम एक ऐसा देश है जो लगातार आगे बढ़ रहा है, पर हमें ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और किफायती ट्रैवल ऑप्शंस ढूंढने होंगे। एनुअल चाइनीज माइग्रेशन टू न्यून याद करो।
40 दिनों की उस अवधि में करोड़ों लोग लूनार न्यू ईयर के लिए अपने घर वापस जाते हैं। 2023 में ही 2 अरब ट्रिप्स की गई। फ्लाइट्स और ट्रेन्स तो एडवांस में ही बुक हो चुकी थी और लोग घर पहुंचने के अन्य तरीके खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत में भी यही हाल है। जिस किसी ने भी दिवाली पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश की है या तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की है, वो जानता है कि ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, फास्टर फिंगर फर्स्ट और एक साथ टिकट बुक करने की कई लोगों की कोशिश का कॉम्बिनेशन है। सुरेश का ही केस ले लो। वो कर्नाटका के छोटे से शहर यादगीर से हैं, पर मुंबई के एक ऑफिस की पेंट्री में काम करते हैं। वो त्योहारों और इमरजेंसीज के लिए अपने गांव जाते हैं और साल में लगभग 4-5 ट्रिप करते हैं। उनके ट्रेन टिकट बुक करने का अनुभव सुनते हैं। मेरा तो गांव कर्नाटक है, 630 किलोमीटर कुछ के आसपास है, तो मुझे 12 घंटा लगता है, मतलब 12 घंटा लगता है, 12 घंटा के आसपास। अगर रात में ट्रेन में चढ़ा तो मैं सुबह उतरता हूँ, तो सुबह पकड़ा तो रात में उतरता हूँ। 12 घंटे का रनिंग है ट्रेन मेरा। तो रेलवे से लेगा तो लाइन वाइन क्यू में लगा के बहुत डिफिकल्ट, मतलब बहुत तकलीफ लगता है। लाइन बहुत रहता है। आज के तारीख में गाँव जाने के लिए बहुत लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, लेकिन वो भी फुल रहता है, तो हम ज़्यादातर अभी ऑनलाइन ही होता है। पहले ट्रेन में अगर क्यू में लाइन लगाएगा तो फ्री एकदम कम कॉस्टली मिल जाता है। अगर ऐसा ऑनलाइन लेगा तो ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं, तो बेटर के हम लोग ऑनलाइन ही लेते हैं अभी टिकट। 10 दिन पहले ही बुकिंग करते हैं। कम समय में जब कुछ फैसिलिटी, मतलब फेस्टिवल नहीं रहेगा या त्यौहार नहीं रहेगा, उस टाइम पे कभी भी एनी टाइम जाएगा तो टिकट मिल जाएगा। अगर ऐसा फेस्टिवल कुछ रहेगा तो 1 महीना 15 दिन वो एडवांस में हम लोग को बुकिंग करना पड़ता है टिकट। सुरेश की टिकट बुकिंग विंडो भारत में नॉर्म है। Booking.com की एक रीसेंट रिपोर्ट से पता चला है कि इंडियंस अपने ट्रैवल का प्लान सिर्फ 29 दिन पहले ही बनाते हैं। उसके मुकाबले ग्लोबली लोग 60 से 90 दिन पहले ही ट्रैवल प्लान बनाते हैं। इसका मतलब कई लोगों के लिए ट्रेन ट्रैवल रिलायबल ऑप्शन नहीं है। मोबिलिटी स्पेस समेत कई स्टार्टअप्स की रेंज में इन्वेस्ट करने वाली इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फर्म ओमीडिया नेटवर्क इंडिया के पार्टनर सिद्धार्थ नौटियाल का भी एग्जैक्टली यही कहना है। सिद्धार्थ हमारे साथ इंडियन ट्रेन्स के डिमांड सप्लाई मिसमैच के बारे में बात करेंगे। ट्रेन ट्रैवल इन इंडिया, भारत में ट्रेन ट्रैवल स्पष्ट रूप से एक ही एंटिटी इंडियन रेलवेज द्वारा संचालित होता है और इंडियन रेलवे अपनी सप्लाई अपनी मर्जी के मुताबिक करता है। इसका मतलब जो लोग टिकट खरीदते हैं, शायद उनमें से 3/4 को जिस दिन उन्हें ट्रैवल करना है उस दिन की टिकट कंफर्म नहीं मिलती। हर दिन 25 मिलियन लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। उनमें से कई शॉर्ट टर्म हैं। इनमें से सिर्फ 5 मिलियन या उससे ज्यादा तो मुंबई लोकल्स के ट्रैवलर्स हैं। पर कई सफर लॉन्ग डिस्टेंस के होते हैं। उन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में डिमांड की 70% सप्लाई भी पूरी नहीं होती, क्योंकि सप्लाई तो आखिर उतनी ही है। इसीलिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल मोबिलिटी के लिए भारत में अफोर्डेबल रोड ट्रैवल बहुत क्रिटिकल है। 82% के साथ रेलवेज हाईएस्ट पेनिट्रेटेड कैटेगरी है, तो 18% के साथ इंटरसिटी बस सबसे कम पेनिट्रेटेड कैटेगरी है। सुरेश की भी यही शिकायत है। वो हमें बताएंगे कि वो आमतौर पर बस में ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं। बस में तो फिलहाल जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ, या खार या दादर, वहाँ पे मुझे तो मेरे गाँव जाने के लिए बस फैसिलिटी नहीं है। वैसे ये यहाँ पे वहाँ पे, लेकिन मेरा गाँव जाने के लिए ट्रेन एनी टाइम दादर से मेरे को और वीटी से मुंबई सेंटर से मिल जाता है। इसलिए मैं बस पसंद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेन से हम लोग करीब 30-35 साल से हम लोग ट्रेन में ही ट्रैवल कर रहे हैं पूरे फैमिली के साथ। और हम कभी सिंगल भी जाएगा तो हम ट्रेन ही यूज़ करते हैं, बस कम यूज़ करते हैं, क्योंकि बस का फैसिलिटी हमारे यहाँ के एरिया में कम फैसिलिटी है। उसके लिए हमको गाँव जाने के लिए दूर जाना पड़ता है बस लेने। इस अपॉर्चुनिटी में इंटरसिटी के को-फाउंडर कपिल रायजादा को भी इंटरेस्ट था। कपिल ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप रेल यात्री के भी फाउंडर है। इतने सालों से रेल यात्री को चलाने के अनुभव से उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया कि ट्रेन टिकट्स की सप्लाई में कंसिस्टेंट गैप का मतलब है कि रोड ट्रैवल तेजी से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नाम से ही पता चलता है कि इंटरसिटी एक बस कंपनी है जो पूरे भारत में लंबी दूरी के बस ट्रैवल पर फोकस करती है। देखिए, भारत में बस ट्रैवल की ग्रोथ इनएविटेबल है और उसकी वजह भी सिंपल है। भारतीयों के लिए ट्रैवल करने के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं, प्लेन, ट्रेन या बस। मैं कार्स को खारिज कर रहा हूं क्योंकि कार्स बेहद महंगी हैं। अगर आप कार से ट्रैवल करते हैं तो 2 रुपए प्रति किलोमीटर
₹5 प्रति किलोमीटर से अचानक ₹20 प्रति किलोमीटर भी खर्च हो सकता है। और अगर हम तीनों को देखें, यानी ट्रेन, प्लेन और बस, तो प्राइस कैटेगरी में प्लेन्स अब भी थोड़े ऊंचे हैं। कंपटीशन मुख्य रूप से बसेस और ट्रेन्स के बीच है। दोनों लगभग सेम प्राइस कैटेगरी, सेम फीचर्स, सेम ड्यूरेशन, सेम बेनिफिट्स में ऑपरेट करते हैं। जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ेगा, ट्रेन कैपेसिटी बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ट्रेन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्हें ट्रैक कैपेसिटी बढ़ानी होगी। बस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ रोड नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। हाईवे कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ये काफी आसान और तेज भी है। इसीलिए मुझे अगले 10 साल में भारत के लिए अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बसेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं दिखता। मैं बस ट्रैवल के बढ़ने के बारे में कपिल से सहमत हूँ, पर सच कहूँ तो मेरे अपने बस ट्रैवल के अनुभव उतने अच्छे नहीं रहे। या तो ड्राइवर रूड होते हैं या उन्हें परवाह नहीं होती। बसेस अक्सर देर से आती हैं और हाईवेज पर लोगों को पिकअप करने के लिए रैंडमली रुकती है। मैं कहूंगी कि साउथ में हाल थोड़ा अलग है। मैंने पूरी जिंदगी बस से ट्रैवल किया है, चाहे वो लोकल बसेस हो या इंटरसिटी बसेस। तमिलनाडु में बस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और वहाँ इंटरसिटी स्लीपर बसेस मिलती है जो बहुत आरामदायक और सस्ती है। मैंने हाल ही में कोचीन से कोयम्बतूर तक स्लीपर में ट्रैवल किया और जब मैंने साइट पर बस के फैंसी पिक्चर्स देखे तो मुझे लगा कि कहीं ये स्कैम तो नहीं, पर वो बस बिल्कुल उन पिक्चर्स जैसी ही थी। मैं तो हैरान रह गई। पर मुझे भी महाराष्ट्र में बस ट्रैवल में परेशानी हुई है। जब मैं नासिक से मुंबई वापस आ रही थी तो मैं हाईवे पर उतर गई और मुझे उसका बेहद अफसोस हुआ और मुझे लगता है बसेस के साथ तुम्हारा अनुभव मुझसे भी खराब रहा है। पर कपिल को लगता है कि ऐसा होने के कुछ कारण हैं। सुनते हैं कपिल की बात। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है और इसकी वजह है कि एक बस की साइज ट्रेन या प्लेन जितनी बड़ी नहीं होती। तो आपकी जो असेट है, आपकी बस, वो कभी आपके सामने नहीं होती। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में मालिक के सामने बिजनेस कम ही होता है। ये असेट्स आपकी नजर से दूर तो हैं, पर आपके दिमाग में तो होंगी ही। पर मान लीजिए कि 20 बसेस शहर के 5 अलग अलग हिस्सों में खड़ी हैं और 5 अलग अलग शहरों में जा रही हैं, कुछ स्टाफ के साथ जिसे तैनात किया गया है। ज्यादातर वक्त मालिक के पास ये जानने का कोई तरीका ही नहीं होता कि उन बसेस के अंदर क्या हो रहा है। वो फीडबैक लेने के लिए अक्सर ऐसे कर्मचारियों पर निर्भर रहते हैं जिन्हें ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं मिली होती। इस प्रोसेस में चैलेंजेस जरूर होंगे। एक्चुअली ये बिजनेस उसके मालिकों के लिए भी एक ब्लैक बॉक्स है और उन्हें व्हीकल की क्वालिटी, उसके साथ क्या हो रहा है, ये सुनिश्चित करना, साथ ही कलेक्शंस, टिकटिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट, डिफेक्ट मैनेजमेंट, व्हीकल परफॉर्मेंस जैसे सारे काम करने पड़ते हैं। ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो सच है कि बस ओनर्स अपने व्हीकल्स को बहुत कम देख पाते हैं और उन्हें बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे सिंपल वर्ल्ड व्यू में तो ये बस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने की बात थी। और अब इसमें ये नुआंस भी जोड़ो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की तरह है। यूजर्स आराम और सुविधा चाहते हैं, सीट साफ होनी चाहिए, ब्लैंकेट वॉश किए होने चाहिए। यूजर्स चाहेंगे कि स्टाफ भी प्रोफेशनल और कर्टियस हो। उन्हें तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, पर कोई इसे हल करना कैसे शुरू करे? कपिल का कहना है कि ऐसे कुछ की फैक्टर्स हैं जो बस के अनुभव को बनाते या बिगाड़ते हैं। सुनते हैं कपिल को। हम सिर्फ 5 चीजों की परवाह करते हैं। वो है पंक्चुअलिटी, साफ बस, कर्टियस स्टाफ। ट्रेडिशनली लोग इसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने 2 और ऐड किए हैं, जो है सेफ बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग और बस के अंदर टॉयलेट्स, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात है। अगर हम ट्रैवल के इन 5 एट्रीब्यूट्स पर 100% डिलीवर करते हैं तो हम कामयाब होंगे। पर पूरा खेल यही है कि आप इसे 70%, 80%, 90% से 100% तक कैसे ले जाएंगे। लक्ष्य हमेशा 100% होता है। मैं उनकी कही हर बात से सहमत हूँ, पर आप इसे 100% तक कैसे ले जाएंगे? हम उस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्मार्टफोन नेशन में आपका फिर से स्वागत है। 100% एफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए इंटरसिटी ने ड्राइवर और पैसेंजर के बीच की बातचीत को खत्म करने का काम किया है। क्या? मुझे ये समझ नहीं आया। मैं हाल ही में जोधपुर से जैसलमेर बस से गया और बस देर से चल रही थी। सर्दी की सुबह 6 बजे बाहर इंतजार करने में बिल्कुल मजा नहीं आता और मेरे पास लोकेशन जानने के लिए बस ड्राइवर को कॉल करना ही इकलौता ऑप्शन था। हाँ, पर मुझे एक बात बताओ, तुम चाहोगे कि बस ड्राइवर तुमसे फोन पर बात करे या ड्राइविंग पर फोकस करे? बेशक, मैं चाहूंगा वो ड्राइविंग पर फोकस करे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि पैसेंजर के सवालों का जवाब कोई और दे। स्मार्टफोन की मेहरबानी कि ये काम अब आसान हो गया है।
जोधपुर से जैसलमेर तक अपनी बस ट्रैवल के बारे में सोचो। तुम्हारे लिए क्या जानना सबसे जरूरी था? यही कि मेरी बस कहाँ है और कब आएगी। अब अगर बस से जीपीएस डिवाइस और या सीसीटीवी अटैच कर दिया जाए तो बस का एक डिजिटल ट्विन बन जाता है। उससे ऑपरेटर को पता चलता है कि बस कहाँ है और वो जानकारी कस्टमर को दी जा सकती है। अगर तुम्हें पता है कि बस 20 मिनट लेट है तो तुम आराम कर सकते हो और एक कप चाय भी पी सकते हो। हाँ, एक कप चाय से इंतजार करना भी आसान हो जाएगा। साथ ही मुझे पता होगा कि मैं इसे शांति से पी सकता हूँ। बस में इसे साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी और मेरे ऊपर इसके गिरने का रिस्क भी नहीं होगा। और पूरे देश में चाय और चाय लवर्स की तरह बस ट्रैवल में भी यूजर्स की एक वाइड वैरायटी है और उसके कई कारण हैं। ज्यादातर लोग काम के लिए ट्रैवल करते हैं। अब भारत में कुछ सोशल इवेंट्स की गिनती भी काम में ही होती है, जैसे शादी अटेंड करना, बर्थ या डेथ अटेंड करना। तो चाहे सोशल इवेंट हो या बिजनेस वर्क, लोग ज्यादातर काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं। अब 7-8 घंटे के सफर की बात करें तो लोग अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहते, इसीलिए रात में सफर करते हैं। इसके 2 फायदे हैं, एक आपका वक्त बचता है और दूसरा आपका होटल में रात भर रुकने का खर्चा बचता है। यही तो है असली भारत, वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर मनी। इसीलिए लोग लॉन्ग डिस्टेंस रात में ट्रैवल करते हैं। ज्यादातर आप पुरुषों को ट्रैवल करते हुए देखेंगे, लगभग महिलाएं भी सफर करती हैं, पर मैं रात के रेशो की बात कर रहा हूं। हमारा फोकस सेगमेंट आमतौर पर बिजनेस ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जिनकी पोस्टिंग आमतौर पर एक शहर में होती है और वो दूसरे शहर में रहते हैं। इसमें सेल्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और स्मॉल ट्रेडर कम्युनिटी भी शामिल है। यात्रियों का बड़ा हिस्सा यही है। एज ग्रुप रफली स्टूडेंट्स के लिए 18-19 से 20-24 तक होगा, पर उसके अलावा आमतौर पर अर्ली 20 से लेकर लेट 30 के लोग होते हैं। यही स्वीट स्पॉट है और लगभग 70% ट्रैवलर सिंगल होते हैं। मतलब ये तो काफी डाइवर्स क्राउड है, पर उनके बीच समानता क्या है? भारत में सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक रूट्स में से एक होता है टियर 2 या 3 के टाउन से टियर 1 या मेट्रो जाने वाले लोगों का। दिल्ली का उदाहरण लीजिए। यूपी, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और बिहार तक से लोग कई कारणों से दिल्ली आते हैं। बड़े शहर अपने आसपास के छोटे शहरों को पोषण देते हैं। ये बड़े शहर हब्स बन जाते हैं और 600-700 किलोमीटर के रेडियस में सबसे ज्यादा ट्रैवल होता है। मैं तुम्हारी बात समझ गया। लोगों को देखने की बजाय रूट्स के प्रकार को देखना कॉमन है। इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर मेरा सवाल यह है कि नेक्स्ट हाफ बिलियन की ट्रैवल की जरूरतों का क्या? वो तो रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, पर क्या इंडस्ट्री उनकी जरूरतों को पूरा कर रही है? कपिल को लगता है ये न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। उनके मुताबिक इसका जवाब इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई कंपटीशन के कॉम्बिनेशन में है। सुनते हैं कपिल को। फेस्टिव सीजन के दौरान तो लोग दिल्ली से बिहार तक बस से ट्रैवल करते हैं। बाय द वे, एक बस तो बैंगलोर से जोधपुर जाती है। ये सारे 1200 किलोमीटर से ज्यादा के रूट्स हैं और वो इसलिए क्योंकि फ्लाइट्स बहुत महंगी हैं। खासकर अगर कोई डायरेक्ट फ्लाइट न हो तो फ्लाइट्स और भी महंगी हो जाती हैं और ट्रेन की कैपेसिटी आमतौर पर कम होती है। 60 दिन से पहले आपको टिकट नहीं मिल सकता। इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की जरूरत के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। जैसे बसेस बेहतर हो रही हैं, वैसे सड़कें भी बेहतर होती जा रही हैं, रेंज भी बढ़ती जा रही है। अपने 4-5 साल के बिजनेस में मैंने देखा है कि पहले हम 600 किलोमीटर का सफर कर सकते थे, अब हम 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बॉम्बे हाईवे की बात करें तो वहां से पूरी रात बसेस चलती हैं। कंपटीशन जितनी ज्यादा होगी, हर कोई उतना ही ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। इसलिए हमारा फोकस भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर है। हमारा एवरेज डिस्टेंस पहले से ही 500 किलोमीटर से ज्यादा है। ये वो एवरेज ट्रिप है जो हमारी बस करती है। मुझे और ज्यादा स्किल और ज्यादा रिलायबिलिटी आती दिख रही है। बेहतर हाईवेज की वजह से 600 किलोमीटर ऑटोमेटिकली 800-900 हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा आरामदायक हैं, तेज हैं, स्टॉपेजेस कम हैं, बाईपासेस ज्यादा हैं। एक देश के रूप में लोगों को ए से बी तक ले जाने की हमारी क्षमता ज्यादा कुशल बन रही है। और स्मार्टफोन का धन्यवाद, ये टिकट तेजी से एप्स और मोबाइल वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। अकेले इंटरसिटी में 90% टिकटें ऑनलाइन बुक की गई है। इसीलिए ये कहना सेफ है कि बाकी इंडस्ट्री में भी सिमिलर नंबर्स होंगे। यूपीआई पेमेंट्स ने इस अडॉप्शन को तेज करने में मदद की है। तुमने अभी जो बातें कही, उस हर बात से मैं सहमत हूँ, पर मुझे लगता है कि इस एक्सपीरियंस का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा। जैसे कि बस स्टैंड का एक्सपीरियंस। एयरपोर्ट या ट्रेन स्टेशन की तुलना में बस स्टैंड में बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में कमी होती है और फैसिलिटीज भी बहुत कम होती है।
उदाहरण के लिए जिसने भी नया बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल और मैजेस्टिक बस स्टैंड देखा है, वो जानता है कि किस बारे में बात कर रहा हूँ। या फिर दिल्ली एयरपोर्ट और ISBT देख लो। हाँ, हमें मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमें अगले नेक्स्ट हाफ बिलियन की आकांक्षाओं को पूरा करना है, तो हमें उन्हें बस से ट्रैवल करने के लिए कन्वीनियंट, कंफर्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके प्रोवाइड करने पड़ेंगे। स्मार्टफोन इस रेवोल्यूशन का कैटलिस्ट रहा है और हम यहाँ से सिर्फ ऊपर की ओर ही जा सकते हैं। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है, वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।